नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा था और हम उसी टॉपिक पे फिर डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उस टॉपिक पर। चलिए, आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं विद्युत बल रेखाएं, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। देखिए, बल रेखाओं के लिए हमें एक काम करना होता है कि कोई भी आवेश है, ये लीजिए, कोई भी आवेश है, मान लो ये Q है, ठीक है। इसके पास एक परीक्षण आवेश रखना होता है, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज आप जानते हो हमेशा धनात्मक माना जाता है। हमने इसके पास परीक्षण आवेश रखा, मान लो Q नोड, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा इस दिशा में। यदि मैं यहाँ रखता तो इस दिशा में प्रतिकर्षण होता, यहाँ रखता तो इस दिशा में प्रतिकर्षण होता। इस प्रकार से यदि मैं टेस्ट चार्ज इसके पास रखूँगा तो वो प्रतिकर्षण होकर इस दिशा में जाएगा, ठीक है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी आवेश के पास किसी परीक्षण आवेश को रखा जाए तो प्रतिकर्षण या आकर्षण के कारण वह किस पथ पर जाएगा या किस पथ पर जाने की संभावना है। हम पहले से, मैं आपके सामने बोर्ड पे मैंने संभावना व्यक्त कर दी किस तरफ जाएगा, मैंने एक प्रकार की पहले से संभावना हो गई है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं ये प्रदर्शित करती है कि यदि परीक्षण आवेश रखा जाए तो उस पर बल लगने के बाद वो कौन सी दिशा में गति करेगा, कौन सी दिशा में जाएगा। बल लगने के बाद जिस दिशा में जाता है वो दिशा बल रेखा कहलाती है, वो डायरेक्शन बल रेखा कहलाती है। तो विद्युत बल रेखा क्या है, जो एकांक धनावेश या किसी परीक्षण आवेश पर जब बल लगता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण जिस पथ पर जाता है वो बल रेखाएं कहलाती हैं। हमने पहले से संभावना व्यक्त कर ली है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, पहले से संभावना है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं ये कहूँगा कि अचानक कोई बंदा मेरे को पीछे से धक्का दे दे तो मैं किस दिशा में जाऊंगा, मुझे बल लगने के बाद मैं किस दिशा में जाऊंगा, तो जाहिर सी बात आगे की ओर जाऊंगा। अभी किसी ने धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं किया, फिर भी मैंने संभावना व्यक्त कर दी, इसलिए इनको क्या माना जाता है, काल्पनिक माना जाता है। धनावेश की बल रेखाएं हमेशा किधर होती हैं, तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार यदि कोई ऋण आवेश होता तो वो परीक्षण आवेश को क्या करता, अपनी ओर आकर्षित करता, ठीक है। तो बल रेखाएं किधर होती, तल के लंबवत किधर आ जाती, अंदर की ओर आ जाती है। तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, परीक्षण आवेश पर बल लगने के पश्चात वो जिस दिशा में जाता है उस दिशा को ही हम किस नाम से जानते हैं, बल रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यही अपने डेफिनेशन में है। तो विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए, विद्युत क्षेत्र यानी कि बल, वहां पर तीव्रता है, तीव्रता कोई ना कोई आवेश लगा रहा होगा, वहां किसी परीक्षण आवेश को छोड़ दो, ठीक है, एकांक परीक्षक धन आवेश को छोड़ दो, ठीक है। तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण जिस पथ पर जाएगा वही विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और ये कैसी होती हैं, कंटिन्यू यानी कि सतत होती हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि यहां तक जाएंगी यहां गायब हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि इतनी दूर जाएगी इसके बाद खत्म हो जाएगी, कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। चलिए, विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण पढ़ते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो मान लो ये कोई आवेश है, ये माइनस है, तो बल रेखाएं कहाँ से शुरू होती हैं, प्लस से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, माइनस पर। तो हमेशा ही प्लस से शुरू होंगी और कहाँ जाएंगी, वो माइनस पे जाके समाप्त होंगी। ये लीजिए, इस टाइप से बल रेखाएं हमेशा प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पे जाके समाप्त होती हैं। तो ये किसका गुण आ गया अपने पास, विद्युत बल रेखाओं का गुण आ गया है। और विद्युत बल रेखाएं जो है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, एंड पॉइंट अलग होता है। जहाँ से शुरू है वहाँ वापस नहीं आएगी, वहाँ से चलेगी, समाप्त कहाँ होंगी, ऋण आवेश पे जाके। इसलिए ये खुले पथ का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये किसी भी बिंदु पर अपने, ये देखिए, मान लो ये बल रेखाएं हैं, इसके इस बिंदु पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूं तो वो किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसलिए किसी भी बल रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा खींची जाए तो विद्युत तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बल रेखाएं जिधर जाती हैं तीव्रता भी उसी दिशा में ही जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती क्यों नहीं, मान लो ये है, ये बल रेखा इधर जा रही है और जिधर बल रेखा जा रही है उधर तीव्रता जा रही होती है। ये बल रेखा इधर जा रही है, यहाँ पर भी बल रेखा आ रही हैं। किसी एक बिंदु पर दो दिशाएं आ गई हैं तीव्रता की, ठीक है।
वो कह रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है। कारण क्योंकि अगर किसी बिंदु पर दो तीव्रताएं पहुंच जाती हैं तो वहां पर उनका दोनों का सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण हो जाएगा और परिणामी तीव्रता क्या आएगी, E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 जो है cos थीटा, 2E1 E2 cos थीटा, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यानी कि वहां दो तीव्रताएं रहेंगी नहीं, दोनों गायब होकर एक हो जाएगी। तो इसलिए दो तीव्रताओं कटान बिंदु पर दो दिशाएं तो संभव ही नहीं है। तो ये अपने पास है। तो विद्युत बल लिखें सदैव चालक की सतह के लंबवत निकलती है। एक बात और विशेष रूप से याद रखना, किसी भी सतह से बल रेखाएं निकलती है सदैव लंबवत निकलती हैं, और किसी सतह में जब बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तब भी सदैव लंबवत ही प्रवेश करती हैं। तो किसी सतह से निकलने वाली बल रेखाएं और प्रवेश करने वाली बल रेखाएं सदैव सतह के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। मान लो मैंने ये कह दिया, देखिए कि ये एक आवेशित गोला है, ठीक है, और ये इससे बल रेखा निकल गई, गलत है। कारण क्योंकि सतह के लंबवत नहीं निकली, तो ये एक गलत है। अगर किसी सतह से बल रेखा निकल रही है, जैसे ये गोला है, ठीक है, तो कैसी निकलेगी, तल के लंबवत। यहाँ कितने का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही बात आ रही है अपने पास। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती। बात आ रही है कोई चालक है, मान लो ये आपके पास एक चालक कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और अपने इसके यहाँ भी एक वस्तु ये रखी है, यहाँ हमने एक कोई वस्तु रखी है और उसको हमने आवेशित कर लिया। ये लो, यहाँ भी हमने इसको माइनस का आवेश कर लिया है। तो बल रेखाओं के बीच में यदि किसी आपको धातु को रख दिया तो ये ध्रुवित हो जाएगी। इस प्लस को देखकर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएंगे, और यहाँ माइनस को देखकर यहाँ क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। और बल रेखाएं जो हैं वो क्या करेंगी, यहाँ से जाएंगी और इस जगह पर जाके समाप्त हो जाएंगी, और इधर से निकलेंगी और आगे बढ़ जाएंगी। किसी भी चालक के अंदर तीव्रता कितनी होती है, 0। किसी भी चालक वस्तु के अंदर कभी भी बल रेखाएं नहीं होती हैं। उसके बाद कब बंद लूप नहीं बनाती हैं, कारण क्योंकि ये प्लस से शुरू होकर कहां समाप्त होती है, माइनस पे। प्रारंभिक बिंदु अलग है, माइनस अंतिम बिंदु अलग है, तो ये हमेशा खुले पथ का निर्माण करती है। जबकि चुंबक में क्या होता था, मैग्नेट की बात करें तो बल रेखाएं चुंबक के बाहर N से S जाती हैं, लेकिन अंदर S से N आ जाती हैं, यानी कि वहां बंद वक्र का निर्माण होता है। विद्युतीय बल रेखाएं सदैव खुले वक्र का निर्माण करती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती हैं। ये चीज है। तो ये अपने पास मान आ गया, ठीक है। बल रेखाओं की संख्या उसके आवेश के समानुपाती होती, जितना पावरफुल चार्ज होगा वहाँ होगा। यहाँ देखिए ये ज़्यादा पावरफुल है, बल रेखाएं ज़्यादा हैं, तो आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है कि जहाँ बल रेखाएं ज़्यादा हैं तो उनका परिमाण भी ज़्यादा है। ध्यान दीजिए आगे क्या है, अगर बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही है तो सभी जगह पर तीव्रता क्या है, समान है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की तीव्रता किसके बराबर है, y के। यदि बल रेखाएं विरल होती जा रही है तो तीव्रता का मान कम होता जा रहा है। तो जहां बल रेखाएं सघन होती है वहां तीव्रता ज़्यादा होती है, जहां बल रेखाएं विरल होती है वहां तीव्रता कम होती है, जहां बल रेखाएं समरूप होती है वहां तीव्रता भी बराबर होती है। यहाँ अगर दोनों पॉइंट के बारे में बात की जाए तो x बिंदु की तीव्रता ज़्यादा है किससे, y बिंदु से। जहां बल रेखाएं सघन होंगी वहां तीव्रता का मान हमेशा ही ज़्यादा होगा। बात करते हैं विद्युतीय फ्लक्स की, और इसे लिखा जाता है फाई, और कई बार साथ में ई भी लिख दिया जाता है। तो हमें ये मान आ गया, वो कौन सा आ गया अपने, फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स के बारे में बात कीजिए, क्या होता है। किसी भी पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। किसी पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। कौन सा फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, विद्युतीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। लेकिन बल रेखाएं तो काल्पनिक होती है, अपने काउंटिंग तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या वजह है, यह है तीव्रता व तीव्रता में रखे क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के तुल्य होती है, ठीक है। यानी कि फाई बराबर क्या आता है, ई डॉट ए, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई तीव्रता जा रही है इस दिशा में,
और जिधर तीव्रता जा रही है, ठीक है, बल लिखे जा रही है, उसी दिशा में तीव्रता जा रही है। और यहाँ एक आपने इसके अंदर एक कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ये लीजिए, ये आपने इसके अंदर कोई पृष्ठ रख दिया, और यहाँ जो है अपने पृष्ठ को, क्षेत्रफल को एक सदिश राशि मानते हैं, और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर मानते हैं। तो यहाँ जो है हमारे पास जो इसकी दिशा आएगी, ये लीजिए, इसकी दिशा जो है इस तरफ मानते हैं ए, और यहाँ जो अपने तीव्रता की दिशा है वो कौन सी दिशा में आ जाती है, ई, और इनके बीच का जो कोण है, लीजिए हमने यहाँ अलग अलग थोड़ा कलर से दिखा देते हैं ताकि अपने को समझ आ जाए। ये तीव्रता की दिशा है, और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर ये कोण कितना बना हुआ है, थीटा कोण बना हुआ है। तो ई डॉट यहाँ पर मान आ जाएगा मेरे पास, तो फाई बराबर ई डॉट ए, या फाई बराबर क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। या अल्प भाग के लिए ये भी लिखा जा सकता है ई डॉट डी ए, किसके लिए, डी फाई। यदि अल्पांश के लिए बात करता हूँ तो ये भी लिखा जा सकता है, या फाई बराबर यदि बंद कोई समाकलन करना है तो ई डॉट डी ए लिखा जा सकता है, और बंद पथ है तो गोला लगा देंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारा का सारा कौन सा आ गया अपने पास, विद्युतीय फ्लक्स आ गया है। और विद्युतीय फ्लक्स आने पर यदि हमसे इसका मात्रक पूछा जाए तो फाई बराबर क्या आ गया, ई डॉट ए फाई। देखिए तीव्रता का मात्रक क्या आया था, न्यूटन बटे कूलाम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर। यहाँ तो ये आ जाता है कौन सा फ्लक्स है, विद्युतीय फ्लक्स। या फाई का मान, इसका एक फॉर्मूला और भी था, वोल्ट प्रति मीटर इंटू क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, ये कट गया इससे। तो फ्लक्स का जो मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर भी होता है विद्युतीय फ्लक्स का। और यदि विद्युतीय फ्लक्स की हमसे विमा पूछी जाए तो देखिए विद्युतीय फ्लक्स की विमा के लिए यहाँ से उठाना शुरू करता है न्यूटन, यानी कि m1 L1 T-2 बटे में क्या है, A1 T1 इंटू क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई L2। तो विद्युतीय फ्लक्स की जो विमा आएगी m1 L3 T-3 और A-1, ये विद्युतीय फ्लक्स की हमारे पास विमा का मान निकाल लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, किसका नियम है, गॉस या गाउस का नियम। गॉस का नियम ये कहते हैं, या गाउस का नियम भी कहते हैं। सुनते हैं गाउस का नियम क्या कहते हैं। चलिए मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ जो है, तो गाउस का नियम, देखिए गॉस भी कहते हैं, गाउस भी नियम कहते हैं। ये भी एक प्रकार का फ्लक्स ज्ञात करने का ही नियम है। गाउस के नियम ये कहता है कि मान लो आपके पास कोई बंद पथ है, ठीक है, बंद पथ है, और बंद पथ के अंदर बहुत सारे आवेश जो है बंद पथ के अंदर रखे हैं। मान लो आपका Q1 है, Q2 है, माइनस Q3 है, प्लस Q4 है, प्लस Q5 है, प्लस Q6 है, माइनस Q7 है, प्लस Q8 है। तो आपने देखा कि बहुत सारे आवेश हैं, कुछ बंद पथ के अंदर रखे हुए हैं और कुछ बंद पथ के बाहर रखे हुए हैं। तो आपको एक काम करना है, बंद पथ के अंदर रखे हुए आवेशों का बीजीय योग लेना है। कौन से आवेशों का बीजीय योग लेना है, बंद पथ के अंदर रखे हुए, समेशन Q, बंद पथ के अंदर रखे हुए आवेशों का बीजीय योग लेना है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ठीक है। बंद पथ में रखे आवेशों का बीजीय योग ले लिया, और आपको यहाँ की विद्युतशीलता, निर्वात तो निर्वात ले लेना, अगर कोई माध्यम है तो माध्यम ले लेना। अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर विद्युतशीलता की बारे में बात करते हैं तो विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन है, ठीक है। तो किसी भी माध्यम के लिए, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ आवेशों का बीजीय योग और विद्युतशीलता का जो अनुपात है वहाँ के विद्युतीय फ्लक्स के बराबर होता है। और यदि यहाँ पर विद्युतशीलता की जगह हम जानते हैं E बराबर या एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R होता है, यदि निर्वात हुआ तो एप्सिलॉन R का मान 1 रख लोगे तो Q बटे में एप्सिलॉन सीधा ही आ जाएगा। तो हम ये गाउस के नियम क्या कहते हैं कि किसी बंद पथ में रखे आवेशों का बीजीय योग तथा विद्युतशीलता का अनुपात विद्युतीय
फ्लक्स के तुल्य होता है, विद्युतीय फ्लक्स के तुल्य होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो आप जानते हैं एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा, एक तो एप्सिलॉन बराबर किसके होगा, एप्सिलॉन नोड के, तो उस वक्त फ्लक्स क्या आएगा, फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नोड। और एप्सिलॉन नोड का मान तो जानते हैं, एप्सिलॉन नोड का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसका आ गया, गाउस का नियम आ गया है कि गाउस का नियम क्या होता है, हमने यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस कर ली है। और गाउस के नियम के लिए पहली शर्त क्या है, वहाँ पर बंद पथ का मान होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम जानते हैं फाई बराबर अभी निकाला था क्या होता है ई डॉट डी ए, ये भी होता है बंद पथ के लिए, इसलिए ई डॉट डी ए ये भी किसके बराबर लिखा जा सकता है, समेशन क्यू बटे में एप्सिलॉन नोड के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये अपने पास किसका नियम आ गया है, गाउस के नियम। ठीक है, जैसे मुझे किसी प्रश्न में ये कह दिया कि मान लो यहाँ किसी बंद पथ के अंदर 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, तो यहाँ निर्गत फ्लक्स का मान बताइए, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नोड, फाई बराबर क्यू का मान कितना है 5 गुना 10 की पावर -6 माइक्रो, 8.85 गुना 10 की पावर -12, तो फाई बराबर कितना आ गया 5 बटे में 8.85 गुना 10 की पावर +6। ठीक है, क्या आएगा, वोल्ट इंटू मीटर। यहाँ तो 8.85 का भाग दे दो, यहाँ कुछ याद रखने के लिए तरीका और भी है, कई बार अपने को काम दे जाता है। 1 बटे 8.85 का मान डायरेक्ट लिखना 113, सीधा मान याद रखो, इसलिए फाई बराबर क्या लिखा जा सकता है 5 गुना में 0.113 गुना 10 की पावर 6 वोल्ट इंटू मीटर, क्योंकि भाग देने से गुणा करना ज़्यादा फास्टली हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने 0.113 से मल्टीप्लाई करके आप फटाफट इसका मान निकाल सकते हो। तो ये अपने किसका नियम पड़ा है, गाउस का नियम। तो गाउस के नियम के अंदर हमने बात कर रहे थे गाउस के नियम में, तो यहाँ गाउस का नियम है, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, बंद पथ के अंदर इन्हें आवेशों का परिमाण प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर वही आवेश काउंट किए जाते हैं जो है, अगर देखिए यहाँ पर कुल आवेश, अगर S1 के बारे में बात की जाए तो S1 से सारे के सारे देखो बाहर निकल रहा है, तो अंदर कितना आवेश रखा है S1 के अंदर +Q, तो यदि यहाँ पर +Q आवेश है तो हमने Q बाई एप्सिलॉन नोड, S2 के -Q आवेश जो लेना है। लेकिन यदि पूरे S3 फलक के बारे में बात की इसके, ठीक है, या S3 ये वाला, ये S3 इतना शो किया इसमें, अगर इतना है तो इसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं, आवेश बाहर चाहे कुछ भी आवेश हो, अंदर नहीं है ना, तो अंदर नहीं है तो S3 का मान कितना आएगा 0। और इसी प्रकार S4 के बारे में बात करो, सारे आवेश जो है अंदर है, लेकिन जितना बाहर जा रहा उतना ही अंदर आ रहा, कुल जो है वो कितना हो गया 0 हो गया, इस कारण कुल का मान कितना हो जाएगा 0, ये अंदर की ओर है बल लिखें। तो इस प्रकार से हम वही भाग लेना है जो उसके अंदर हो। चलिए, गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखिए, अगर किसी बंद पथ में डायपोल रखा हो, द्विध्रुव रखा हो, तो द्विध्रुव के अंदर चाहे कितना है -Q +Q, अगर इसका अपने देखा जाए तो बीजीय योग कितना हो जाएगा इसका 0। ठीक है, इसलिए इसके अंदर फ्लक्स का मान कितना माना जाता है 0, क्योंकि आप जानते हैं Q बाय एप्सिलॉन नोड। इसलिए किसी भी प्रश्न में ये कह दिया जाए कि एक बंद पथ में 20 द्विध्रुव रखे हैं, 40 डायपोल रखे हैं, 50 डायपोल रखे हैं, कोई मतलब नहीं, डायपोल जितने भी होते जाएंगे कुल फ्लक्स का मान 0 रहेगा, क्योंकि कुल बीजीय योग उनका 0 हो जाता है। तो इसलिए डायपोल की स्थिति में जब भी आएगा तो वहां पर मान 0 रहेगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या कुल आवेश जो है बंद पर रखे हुए सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यदि मैं यहाँ पर कुल आवेश लेता हूँ तो Q बराबर किसके आएगा Q1 + Q2, जो माइनस क्या है माइनस का रहने दो, और यहाँ का फ्लक्स कितना आ जाएगा। ठीक है, समेशन Q ये, तो कितना आएगा Q1 + Q2 - Q3 बटे में एप्सिलॉन, यहाँ का मान आ जाएगा फ्लक्स का मान, वही लेना जो बंद पथ के अंदर है। यहाँ देखिए, अगर इस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, बाहर से लिखें आ रही है जा रही है, तो कोई मतलब नहीं है, कुल आवेश कितना रहेगा इसका 0। ठीक है, अगर बंद पथ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो निर्गत कुल फ्लक्स जो है वो 0 है, चाहे वो समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में रखा हो, चाहे वो असमान विद्युत क्षेत्र में हो। अगर अंदर कोई आवेश नहीं है तो फ्लक्स का मान भी 0 लेके चलना है।
अर्धगोला। देखिए अर्धगोले में से यहाँ से बात करते हैं तो अर्धगोले में इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स और प्रवेशित फ्लक्स बराबर होगा और कुल फ्लक्स कितना होगा 0, क्योंकि इसके अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। तो वो कहता है वक्रीय भाग प्लस वृत्तीय भाग। ये कौन सा है इसका, इधर वाला वृत्तीय भाग, और ये कौन सा है इसका वक्रीय भाग। तो आन इनपुट आउटपुट बराबर है, कुल फ्लक्स कितना 0 है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं। तो वक्रीय भाग बराबर माइनस वृत्तीय भाग, और वृत्तीय फाई बराबर ई डॉट डी एस पाई आर स्क्वायर कोस 180, क्योंकि दोनों की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ से भी माना जाएगा। इसी प्रकार असमान के लिए हमारे पास ये है, इसको भी मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। उसके बाद दे रखा है कुछ जो घन के बारे में दे रखा है कि घन की आकृतियों के आधार पर बात की हुई है कि घन कैसा है। चलिए मैं घन के बारे में आपको यहाँ पर सारे डाटा आपको दे रखे हैं, मैं उसको अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप पीछे वाले सारे डाटा जो पढ़ लेना है, मैं डायरेक्ट उसको सबको एक एक चीज़ सारी यहाँ से बता रहा हूँ मैं कि माना एक घन है, ये लीजिए, और आवेश घन के अंदर रखा हुआ है। दो बातें पूछी जाती है कि माना आवेश घन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम पहली स्थिति ये लेते हैं कि यदि आवेश घन के केंद्र पर है, यदि आवेश घन के केंद्र पर है तो पूरे घन से निर्गत फ्लक्स कितना है। देखिए इस घन में एक ही तो आवेश है, कौन सा, Q, तो जोड़ लो, Q का Q रहेगा। पूरे घन से निर्गत फ्लक्स कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन, ठीक है। किसके लिए बात की है अपने, फाई, पूरे घन के से संबंधित फ्लक्स क्या आएगा, Q बाय। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि इसका एक फ्लक्स है, देखिए इसका फ्लक्स जो है वो सभी दिशाओं में निकलेगा। ऐसे घन में टोटल कितने फलक होते हैं, 6। जब ये अपना फ्लक्स निकलेगा बाहर तो कितने फलकों से निकलेगा, 6 से, और समरूप हो रहा है, ठीक है। अपने से ये कहा जाता है कि अगर घन से फ्लक्स निकला तो एक फलक से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फलक का फ्लक्स, अगर एक फलक का फ्लक्स पूछा जाए तो फाई जो फलक का फ्लक्स होता है, जो घन का फ्लक्स है उसका कौन सा भाग हो जाता है, छठा भाग, ठीक है। इसलिए फाई, क्योंकि 6 फलकों से जा रहा तो एक के हिस्से में छठा आएगा, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन हो। तो अगर कोई आवेश घन के केंद्र पर रखा जाता है तो दो बातें होती हैं, पूरे घन से निर्गत कितना फ्लक्स है और उसके जो है एक फलक से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है, यदि आवेश घन के एक फलक पर स्थित हो, लीजिए आपके सामने एक घन है और अब की बार आवेश जो है वो घन के केंद्र पर नहीं है बल्कि उसकी एक दीवार यानी कि फलक पर रखा हुआ है, ठीक है। ये लीजिए, और दीवार जो होती है, अब की बार जो आवेश है आपने वो यहां रख दिया। दीवार जो होती है वो कितने घनों की उबनिष्ठ होती है आप भी जानते हैं, 2 घनों की। तो एक घन में आने वाला जो फ्लक्स है वो पहले से आधा ही रह जाएगा, ठीक है। इस घन में आने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, आधा, क्योंकि आधा फ्लक्स तो किधर चला गया, दूसरे घन में, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आवेश घन के एक फलक पे रखा है, दीवार पे रखा है, तो दीवार 2 घनों की उबनिष्ठ होती है तो आधा ही आएगा इसमें। आप अगर ये मान के चलो कि हमारे कमरे में जो है साथ वाला कमरा है, उनके बीच खिड़की है, खिड़की में हम एक बल्ब लगा देते हैं खिड़की में, तो उसकी आधी लाइट तो मेरे कमरे में आएगी और आधी साथ वाले कमरे में जाएगी। अगर खिड़की में लगा हुआ है, वही कम यहाँ है, आवेश रखा हुआ है, आधा फ्लक्स मेरे में आएगा, आधा फ्लक्स उधर जाएगा। तो मैं तो अपने घन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझे ये कहा जाए फाई घन के बारे में, तो घन में आने वाला फ्लक्स पहली बात तो आधा ही आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। इसलिए फाई घन का मान कितना आएगा, Q बाय जो है 2 एप्सिलॉन। अगर कोई आवेश घन के फलक पर रखा है तो एक फलक घन से संबंधित फ्लक्स का मान आधा रहता है।
अब देखिए एक फलक से तो आ रहा है, एक दीवार से तो फ्लक्स आ रहा है, तो निकलेगा कितनी दीवारों से? 5 से, क्योंकि इनपुट हो रहा है एक से। तो ठीक है, तो एक फलक से संबंधित फ्लक्स, अगर एक फलक से पूछा जाए तो आप याद करते हो एक फलक से तो आ रहा है, बाकी कितने फलकों से जाएगा? 5 फलकों से निर्गत। यहां कहूंगा मैं 5 फलक से निर्गत, इनपुट एक से तो एक के हिस्से में कितना है? जो फ्लक्स आया उसका कितने हिस्से कर देने पड़ेंगे अपने को? 5। तो इसलिए फलक बराबर क्या आएगा? Q/2ε0 बटे में 5। इसलिए फाई फलक बराबर कितना आएगा? Q/10ε। अगर कोई आवेश किसी घन के एक फलक पर रखा है और फिर पूछा जाए कि फलक से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो Q/10ε होगा, और इंटर कितना करेगा? Q/ जो मान। तीसरी कंडीशन पूछी जा सकती है कि यदि आवेश घन की एक कोर पर रखा हो, यदि आवेश घन की एक कोर क्या होता है? 2 फलक जहां मिलते हैं, एक दीवार और छत जो कोर मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से उसको कहते हैं कोर। ये देखिए, ये मेरे पास एक घन है, ठीक है। अब की ओर जो आवेश है वो कहाँ रखा हुआ है? एक कोर पर। ये लीजिए, ये हमारे पास आवेश है। अगर कोर की बात करूं तो कोर जो है 4 घनों की उपनिष्ठ होती है, तो इसमें प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स होगा इसके अंदर, घन के अंदर, ठीक है, वो कितना होगा? 5/4। तो मैं ये कह सकता हूं घन से संबंधित फ्लक्स फाई घन, जो सारा फ्लक्स आया है उसका कौन सा भाग आएगा? चौथा। फाई घन बराबर क्या आएगा? चौथा Q/4ε0। लो जी, अगर एक कोर से फ्लक्स आ रहा है, कोर 2 फलकों का मिलकर बनी होती है, इसलिए 2 फलक तो गए। अगर मैं बात करूं तो 4 फलक से निर्गत होगा ये, ठीक है। तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स फाई फलक जो घन के अंदर आ रहा है उसका भी कौन सा हिस्सा हो जाएगा? चौथा हिस्सा। 4 से जाएगा, तो फाई फलक बराबर क्या आएगा? Q/4ε0/4। तो फाई फलक बराबर कितना आएगा? Q/16ε। घन का पूछेगा या फलक का पूछेगा? चलिए एक बात और करनी है, चौथा पॉइंट, यदि आवेश घन के एक कोने पर रखा हो, यदि आवेश घन के कोने पर रखा हो, देखिए पीछे डायग्राम बने हुए हैं, आप उन डायग्राम को देखिए, सारे स्टेटमेंट वहाँ एक एक करके आपको लिखे हुए हैं। उन स्टेटमेंट को मैं और ज़्यादा अच्छा क्लियर करने के लिए मैं आपको सारे पॉइंट यहाँ दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप वहाँ पीछे एक बार जरूर देख लेना। अगर मैं घन की कोर की बारे में बात करता हूँ, अब की बार आप ये मान के चलो कि अब की बार ये कोर पर आवेश रखा है, ठीक है, और कोर जो होती है वो 8 घनों की उपनिष्ठ होती है, ठीक है। 8 घनों की उपनिष्ठ होगी तो एक घन में जो फ्लक्स है वो पूरे फ्लक्स का कौन सा भाग आएगा? 8वां भाग। लीजिए मैं बात करता हूं कि एक घन से संबंधित
फ्लक्स फाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने घन के लिए, तो ये क्या आएगा, फाई बटे में 8, 8वां हिस्सा आएगा। फाई घन का फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात जा रही है, अगर ये 8 का हिस्सा तो आया है, निर्गत कितना होगा, क्योंकि जो कोना होता है ना वो 3 फलकों से मिलकर बना है, इसका मतलब 3 तो इनपुट का काम करने लग गए, निकलेगा कितना, तो हम ये कहेंगे 3 फलक से निर्गत होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक जो है फलक से संबंधित फ्लक्स फाई, फलक जो फाई इस घन में आया है उसका कौन सा हिस्सा आएगा, तीसरा हिस्सा। फाई फलक घन में कितना आया, क्यू बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट, बटे में कौन सा 3, इसलिए फाई फलक बराबर कितना आएगा, क्यू बटे में 24 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास मान आ गया इसका कि एक कितना संबंधित आएगा। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं एक पूरी की पूरी टेबल की एक साथ। ये लीजिए, पहला है आवेश की स्थिति, फाई घन से संबंधित फ्लक्स, फाई फलक से संबंधित फ्लक्स। पहला कहाँ रखा है, केंद्र पर। केंद्र पर जानते हैं फाई बराबर क्या आया था, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, और फलक का कितना आया था, क्यू बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरी स्थिति हमने क्या रखी थी, जो है एक फलक पर रखी थी, तो एक फलक से संबंधित फ्लक्स कितना आया था, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फलक से संबंधित फ्लक्स कितना आया था यहाँ पर, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने कहाँ लिखी थी, एक कोर पर, कोर के कारण फ्लक्स कितना आया था, क्यू बटे में 4 एप्सिलॉन नॉट, और फलक से संबंधित फ्लक्स कितना आया था, क्यू बटे में 16 एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट में हमने कहाँ रखा था, एक कोने पर रखा था, तो फाई बराबर क्यू बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट आया था, और फलक से जो निर्गत हुआ था वो क्यू बटे में 24 एप्सिलॉन नॉट था। तो ये सारे के सारे मैंने आपको मान लिखवाए हैं किसके, घन के बारे में। तो आज हमने गाउस के नियम के ऊपर डिस्कस किया है कि गाउस का नियम जो है वो हमेशा बंद पथ पर लगता है। गाउस का नियम उन क्षेत्रों पर लगता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। ठीक है, याद रखना, गाउस का नियम उन क्षेत्रों पे लगता है जहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियमों की पालना करता है। ठीक है, और इसमें बंद पथ में रखे हुए आवेशों का बीजीय योग लिया जाता है। तो हमने डिस्कस किया गाउस के नियम के आधार पर काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो अगली सीरीज तक के लिए जय हिंद।